गुड इवनिंग फ्रेंड। जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि हमने उत्तराखंड की यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वार ये श्रृंखला प्रारंभ की हुई है। आज जो डिस्ट्रिक्ट में पे चर्चा करने जा रहा हूँ वो इससे पूर्व इसका एक पहला पार्ट आ चुका है, जो चमोली जनपद के हमने महत्वपूर्ण चीज़ों पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था चमोली जनपद के। आज हम चमोली जनपद के जो पर्यटन स्थल हैं, प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। क्या ये पर्यटन स्थलों से भी कहीं पे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं, हमें पता होना चाहिए कि चमोली जनपद के अंदर कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो है बद्रीनाथ है। देखिए बद्रीनाथ की यदि हम बात करें तो बद्रीनाथ देश के 4 धामों में से एक धाम इसे माना जाता है। और अगर हम समुद्र तल से इसकी अगर ऊंचाई की यदि बात करें तो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 3133 मीटर ऊंचाई पर ये क्या है, ये धाम स्थित है। महाभारत की बात करें या पुराणों की बात करें तो इसमें मुक्ति प्रसाद, योग सिद्धि और बद्री वन या बद्री का आश्रम या कहें विशाल, बद्री विशाल कहा या नर नारायण की यदि हम बात करें आदि नामों से इसे क्या किया जाता है, इस धाम को जाना जाता है बद्रीनाथ को। देखिए बद्रीनाथ के ये जो तमाम नाम है इस नामों से इनको जाना जाता है। और यदि हम अधिक ऊंचे स्थान की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको नीलकंठ है पर्वत शिखर यहाँ पर इसकी भव्यता आपको देखने को मिलेगी। इसकी पृष्ठभूमि अगर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सहित जैसे आपके नर हो गया, नारायण नामक 2 यहाँ पर क्या है पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उसके पाश्चात्य में ये स्थित है, उसके सिद्ध पैरल में ये चीज़ें स्थित हैं। देखिए आप ये जो देख रहे होगे ना, जो बद्रीनाथ धाम, ये क्या है, ये आपके चमोली जनपद का प्रसिद्ध स्थल है, जो आज अभी तो संसार भर में ये जाना जाता है। 4 धामों में से एक धाम इसे माना जाता है। और इस धाम के जो पुजारी होते हैं ना, वो दक्षिण भारत के क्या होते हैं, दक्षिण भारत में स्थित जो मालाबार के क्षेत्र के जो शंकराचार्य के वंशज होते हैं। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन बनेगा कि जो बद्रीनाथ धाम में जो पुजारी जो पूजा पाठ करते हैं वो कहाँ से उनका बिलोंग करते हैं, वो कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो आपको ये दक्षिण भारत के ये मालाबार गांव से क्या करते हैं, क्षेत्र से इनका संबंध होता है। क्योंकि ये यहाँ से वो जो शंकराचार्य के वंशज जो होते हैं, जिन्हें रावल भी कहा जाता है, रावल जाति के लोग क्या करते हैं, बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह की पूजा इत्यादि ये करते हैं। इनको रावल भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर को 3 भागों में पहले तो बांटा गया है। कौन कौन से भागों में इसे बांटा गया है, इसीलिए जैसे सिंह द्वार और गर्भ गुफा का निर्माण भी अगर बात करें तो संभवतः गढ़वाल के जो प्रारंभिक वंशज जो काल रहे हैं, राजा अजयपाल के शासनकाल में माना जाता है कि भैया राजा शासन जो अजयपाल है उनके शासनकाल में इस मंदिर का क्या हुआ निर्माण है। जिसे हमने कहा सिंह द्वार की बात करें या गर्भगृह, इस ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई ना, इसका जो निर्माण काल हुआ था वो आपके अजयपाल के शासनकाल में हुआ था। और पूर्ण भव्य मंदिर का जो बनाने का जो सपना था ना, उसको कत्यूरी राजवंश के द्वारा इसको क्या करा, अंतिम रूप दिया गया, जिसमें आपको देखने को मिलेगा गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और कमलपाल, ये आदि यहाँ पर क्या मिलते हैं, दार्शनिक क्या मिलते हैं, शिलाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ये आपकी क्या है, इस बद्रीनाथ की खूबसूरती है। अब बात करते हैं, अब देखिए रुद्रनाथ धाम की बात करें, रुद्रनाथ मंदिर की बात करें तो ये क्या है, देखिए ये चमोली जिले में स्थित है। पहले तो ये सर्वप्रथम ये सोच लीजिए। अब रुद्रनाथ का जो मंदिर है ना, भगवान शिव के जो रौद्र मुख है ना, जब भगवान शिव को जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके मुख मंडल का क्या कहते हैं यहाँ पर पूजन किया है। ऐसा माना जाता है कि शरीर त्यागने के पश्चात लोगों की आत्मा यहाँ सदैव क्या है, वैतरणिक रूप से, यहाँ जो वैतरणी नदी है वहाँ पर क्या करते हैं, आकर लोग यहाँ पर आगे बढ़ जाती है उनकी रूह। और इस क्षेत्र को भ्रम कमल के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। आपके कौन सा क्षेत्र है, रुद्रनाथ का क्षेत्र। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आप देखोगे पंचप्रयाग देख रहे होगे आप, ये पंचप्रयाग है। पंचप्रयाग क्या, ये पवित्र नदियों के संगम पर ये स्थित है और इसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी विशेष इसकी क्या है, महत्वता है। और यहाँ पर जो स्थित है ना, अलकनंदा और अगर कहें विभिन्न नदियों का यहाँ पर संगम माना जाता है। जैसे पंचप्रयाग की विशेषता यही है कि यहाँ पर जैसे विष्णु प्रयाग कहें, नंद प्रयाग कहें या
या रुद्रप्रयाग या कर्णप्रयाग या देवप्रयाग, ये प्रमुख पंच प्रयागों के रूप में इसे जाना जाता है। पांच यहाँ पर क्या प्रयागों की नदियाँ यहाँ पर स्थित है, इसलिए इसको पंच प्रयाग कहा जाता है। कौन पहले देखिए, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग जो होता है, और देवप्रयाग, ये क्या है प्रमुख पांच क्या है यहाँ पर प्रयाग हैं जो नदियों के संगम पर क्या है स्थित है। अब बात करते हैं जोशीमठ की। देखिए जोशीमठ वहाँ मेरे पीछे देख रहे होंगे। अब इस मठ की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों, इस मठ की जो स्थापना की थी वो गुरु शंकराचार्य ने ये की गई थी। माना जाता है कि हिंदू का ऐसा विश्वास है इस मठ में कि यहाँ पर जो शरद ऋतु होती है ना, वहाँ पर भगवान जो बद्रीनाथ है ना, भगवान बद्रीनाथ जिसे हम विष्णु का यहाँ पर क्या कहा जाता है विश्राम, यहाँ पर विश्राम करते थे। और यहीं पर क्या हुआ, शंकराचार्य द्वारा स्थापित भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार स्वरूप का क्या कहते हैं एक मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराया गया है, जो जोशीमठ में ही शंकराचार्य ने क्या करा पूर्णागिरि देवी शक्तिपीठ की यहाँ पर क्या की गई थी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं जो यहाँ पर जो पर्यटन स्थलों की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर गैरसैंण की बात कर रहा हूँ। देखिए आज जैसे आप सभी को पता है कि गैरसैंण के बारे में, तो ये चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, ये गैरसैंण गढ़वाल और कुमाऊं का क्या है ज्यामिति के केंद्र बिंदु है। देखिए आप अगर गढ़वाल से देखोगे तो वहाँ पे से भी नदी है, और कुमाऊं से देखोगे तो ये इसके बीच में ये बसा हुआ ये क्षेत्र है। ठीक है, और इस नगर को राज्य की क्या की गई थी राजधानी के लोगों ने अथक प्रयास किया गया इसमें, जिसमें पहली बार उत्तराखंड के लिए जब आंदोलन हो रहे थे तो यहाँ पर जन मानस के द्वारा उत्तराखंड जब राज्य बनेगा तो उससे पूर्व यहाँ पर घोषित कर दिया गया था। सिर्फ जनता की आम सहमति थी कि हमारा जो गैरसैंण होगा ये क्या होगी उत्तराखंड की राजधानी होगी। इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहे, और ये जो क्षेत्र रहा ये चाय की बागवानी के लिए भी ये क्षेत्र प्रसिद्ध रहा। अगर हम बात करें वर्तमान समय में शीतकालीन राजधानी इसको घोषित कर दिया गया। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी आज गैरसैंण को घोषित कर दिया। अब देखिए गैरसैंण की तो बात होगी। अब देखिए ग्वालदम, देखिए ग्वालदम का देखोगे ना, ग्वालदम क्या है चमोली जिले का ये क्या है जो ये स्थल है। यहाँ पर प्रकृति की सुषमा नैसर्गिक चीज के लिए प्रसिद्ध है। और अगर इसकी समुद्र तल से अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये 1960 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ये इसे हम ग्वालदम के रूप में इसे जानते हैं। और इसकी क्या विशेषता है, यहाँ पर जो बांज के ब्रांस के यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा घने वृक्ष हैं। कहने का मतलब है कि ये प्रकृति सौंदर्य लिए हुए ओतप्रोत ये क्षेत्र हैं। यहाँ से अगर हम बात करें नंदा घुंटी और नंदा देवी और त्रिशूल हिमशिखर यहाँ से क्या होता है साफ दिखाई देते हैं। यहाँ का अगर इस ग्वालदम से जाओगे तो यहाँ पर हिमालय की चौतरफा क्या होती है आपको पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। और ये तमाम चीज़ें जैसे त्रिशूल पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गया, चंदा घुंटी होगी, ये तमाम जो पर्वत है ना यहाँ से मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। कभी यदि आप लोगों को समय मिलेगा तो ग्वालदम अवश्य जाइएगा। अब बात करेंगे हम जो अगला है पंचकेदार। अब पंचकेदार क्या था, पंचकेदार में किन चीज़ों को ये समर्पित है क्या है, जो पंचकेदार में क्या है रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महादेव चमोली जनपद में क्या है ये स्थित है। इन चीज़ों का मंदिर आपके कल्पेश्वर के मंदिर की बात करें, ठीक है, जो महादेव का मंदिर की बात है चमोली जनपद के पंचकेदार में क्या है ये स्थित। और अगर मैं बात करूँ तीन तुंगनाथ महाकल्पेश्वर की बात करें, ये केदारनाथ की बात करें रुद्रप्रयाग जनपद में, ये क्या है तमाम चीज़ें ये स्थित है। अब धीरे धीरे अगर हम बात करें दोस्तों आदि बद्री। अब आदि बद्री के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। आदि बद्री क्या है कर्णप्रयाग में स्थित है। अगर यहाँ से अगर 16 छोटे छोटे क्या है मंदिर समूह यहाँ पर होते हैं, और इन मंदिरों की जो स्थापना हुई थी कहते हैं कि गुप्त काल में इस मंदिरों की स्थापना थी। यहाँ का जो मुख्य मंदिर है ये भगवान विष्णु का मंदिर यहाँ पर मुख्य रूप से एक प्रतिमा है, 1 मीटर ऊंची यहाँ पर प्रतिमा है इनकी आदि बद्री की भगवान विष्णु की, जो काले पत्थर से क्या है निर्मित हुई है। कहीं सैनेटी कलर से इस पत्थर का क्या है निर्माण कराया गया। ये आपका आदि बद्री के अंदर। अब बात करते हैं नंदा देवी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, या कहीं रिजर्व की बात करते हैं। देखिए भारत सरकार ने जो नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व को क्या कर राष्ट्रीय पार्क के रूप में से क्या कर दिया घोषित कर दिया। कब करा 1882 में इसकी घोषणा कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी। और 1989 में
इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व धरोहर स्थल के यूनेस्को द्वारा इसे अधिग्रहण कर लिया गया, यहाँ पर इसको पंजीकृत कर दिया गया। अगर इस क्षेत्र की अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर आपको देखें 5,860 वर्ग किलोमीटर में ये क्या है, ये क्षेत्र फैला हुआ। ये विश्व के कई ऐसी विलुप्त प्रजाति या जीव जंतु यहाँ पर कहीं यहाँ पर पेड़ पौधे लिए हुए ये विविधता को दर्शाती है, पर्यावरण को वो अंदरूनी भाग को दिखाती है जहाँ पर आपकी विविधता प्रकृति के साथ और जीव जंतु के साथ लिए हुए ये ओतप्रोत ये क्षेत्र माना जाता है। इसलिए इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसके क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया। यहीं से नंदा देवी का यहाँ से सिद्धपीठ का मंदिर भी यहीं स्थित है। आपका अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो शक्तिपीठ स्थित है, और यहाँ अगर मैं बात करूँ जो नंदा देवी शिखर है ना 7,817 मीटर की ऊंचाई पर है, जो क्या है रिजर्व केंद्र बिंदु इस क्षेत्र का है। देखिए नंदा देवी पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा हूँ। अब बात करेंगे विष्णु प्रयाग। ये चमोली जनपद की मैं महत्वपूर्ण फैक्टर इसलिए बता रहा हूँ कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कभी पूछा जाएगा कि नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है, आपको पता होना चाहिए। 7,817 मीटर की ऊंचाई पर ही स्थित है, जो एक क्या है ये रिजर्व बिंदु यहाँ पर इसको माना जाता है। अब विष्णु प्रयाग की बात करते हैं। विष्णु प्रयाग किससे रिलेटेड है भैया? विष्णु प्रयाग अलकनंदा नदी पर है, ठीक है। अलकनंदा विष्णु प्रयाग अलकनंदा विष्णु गंगा तथा एक बात करूँ धौली गंगा के संगम पर क्या है ये स्थित है। विष्णु प्रयाग की बात करो, ठीक है। पता होना चाहिए कि विष्णु प्रयाग अलकनंदा विष्णु नदी विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम पर क्या है ये स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर नारद मुनि ने इसी स्थान पर भगवान विष्णु की क्या की गई थी, पूजा की गई थी। इसी स्थान पर किसने करी थी? नारायण जो आपके नारद जी हैं इनके द्वारा यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा की थी। और विष्णु कुंड के पास ही विष्णु मंदिर की भी स्थापना, यहाँ पर एक कुंड है जो विष्णु कुंड के रूप में से जाना जाता है, और साथ ही यहाँ पर विष्णु का मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया। अगर हम इसकी समुद्र तट से अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 1,372 मीटर की ये क्या है ऊंचाई पर ये स्थित है। कौन? आपका विष्णु प्रयाग। अब हम कल्पेश्वर की बात करें तो कल्पेश्वर क्या ये समुद्र तथा अगर इसी कल्पेश्वर की ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 2,100 क्या है 43 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है, ठीक है। और इस मंदिर में भगवान शिव के केशु की पूजा की जाती। कह रहे हैं कल्पेश्वर के केश से संबंधित, ये सोच ले कभी कल्पेश्वर आएगा, कल्प मतलब केश्वर केश से संबंधित है। ये समुद्र तल से क्या है 2,134 मीटर की ऊंचाई पर तो ये मंदिर स्थित है। और ये जो मंदिर है यहाँ पर भगवान शिव के केशु की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि दुरुस्त ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर यहाँ पर क्या की गई थी, तपस्या की थी, इसलिए से कल्पेश्वर भी कहा जाता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर यहाँ पर आह्वान किया गया था शिव का, ठीक है। अब बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप मेरे पीछे जो चीज़ नज़ारा देख रहे होगे ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के संबंध में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्लावर वैली, अगर हम फूलों की घाटी जिसे कहते हैं। देखिए जितने भी प्रकृति प्रेमी होते हैं ना वो यहाँ तो अवश्य जाते हैं। देखिए प्राकृतिक प्रेमियों के लिए ये जो जगह है ना स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर स्वर्ग के समान इस स्थान को माना जाता है। इस स्थान की खोज जो फ्रेंच स्मिथ द्वारा इसको की गई थी और R.L. होल्डर ने इसकी क्या की थी खोज की थी 1930 में इसकी खोज की। अगर हम इसकी पौराणिक मान्यता की बात करें तो पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी और लक्ष्मण जी की जब प्राणों की जो रक्षा की गई थी ना इसी जगह से क्या की गई थी संजीवनी बूटी लाई गई थी। कहाँ? आपकी फ्लावर वैली से ही। जो भगवान हनुमान जी द्वारा जब लक्ष्मण जी को जब मूर्छित हो गए थे, जब उनके प्राण बचाने की बात आ रही थी तो हनुमान जी ने इसी क्षेत्र से क्या की थी संजीवनी बूटी को लेकर आए थे। और इस घाटी की अगर बात करें यहाँ पर जो पौधों की संख्या अगर बात करें 521 किस्मों के यहाँ पर क्या फूलों की प्रजाति अगर तमाम चीज़ें अगर पेड़ों की प्रजाति अगर देखने यहाँ अगर इसकी और बात विस्तार अगर इसे समझें। इसके अलावा यहाँ पर काला भालू, हिरण, भूरा भालू, तेंदुआ, चीता आदि बहुत से ऐसे प्रकृति जीव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और चीता भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और वर्ष 2005 की यदि मैं बात करूँ तो इसको विश्व धरोहर की सूची में भी क्या कर दिया गया है सम्मिलित करते हैं यूनेस्को द्वारा। क्योंकि प्रकृति में कुछ
ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो अन्य राज्यों में कहें, अन्य राष्ट्रों में बात करें, अन्य विदेशों में कहीं चीज़ें प्राप्त नहीं होती। इन चीज़ों का संरक्षण आपका विश्व यूनेस्को द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब आपने इस देखा, ये मेरे जो पीछे ओली का जो दृश्य देखा ना, जहाँ पर विंटर शीतकालीन यहाँ पे हिमकिड़ाएँ होती हैं, ये आपका क्या है, ओली। देखिए जोशीमठ से, अगर आप जोशीमठ से जाओगे तो 12 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह स्थित है, जो ओली नाइक के नाम से क्या है, ये जानी जाती है। यहाँ पर हरी भरी मखमली घास से ये चारों तरफ से ओत-पोत होता है। और शीतकालीन का जब शीतकालीन समय में क्या होता है, यहाँ पर हिमकिड़ाएँ अगर पर्यटन स्थल के रूप में माना जाता है। और विश्व में जो विश्व के जो पर्यटन स्थलों में ये प्रसिद्ध है। देखिए और जगह कहीं पर हिमकिड़ाएँ नहीं होती हैं। भारत में एक ऐसी जगह ये है जहाँ पर क्या होते हैं, विंटर गेम्स यहाँ पर कराए जाते हैं, ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ पे अगर हम गौर करें, यहाँ पर त्रिशूल पर्वत। आपने त्रिशूल पर्वत का नाम सुना होगा, कि त्रिशूल पर्वत आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। इस पर्वत की अगर ऊंचाई की बात करें तो 7120 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। गोपेश्वर से सटा हुआ ये है। किसी व्यक्ति के मुंह के सामने ये दिखता है। देखिए गोपेश्वर से अगर आप सीधे खड़े होंगे तो सीधे ऐसे आपके सपाट आपके सामने ये आपके मुख के सामने दिखाई देता है। यहाँ जाने का जो समय होता है फरवरी से जून तक, ये क्या होता है, यह गंभीर मुद्रा में जाया जा सकता है। और जुलाई और अक्टूबर के मध्य तक मुस्कुराते हुए आप यहाँ जा सकते हो। अब गंभीर में फरवरी जून के मध्य का, इसलिए यहाँ बर्फबारी, ये तमाम बहुत चीज़ें होती हैं, तो इसलिए इसे जुलाई से अक्टूबर तक मुस्कुराते हुए आप यहाँ जा सकते हो। और नवंबर से फरवरी तक यहाँ कन्या के मुख की तरह यहाँ दिखाई देता है, कहते हैं, ठीक है। अल्मोड़ा, रानीखेत, गौतम की से यहाँ की चोटियाँ दिखा। अगर आप अल्मोड़ा में हो तो अल्मोड़ा से आपकी यहाँ की नंदा देवी की ऊंची ऊंची चोटियाँ, त्रिशूल पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखाई देती है। अब बात करते हैं माणा। माणा मेरे पीछे आप देख रहे हो कि माणा, ठीक है, ये चमोली का एक माणा गांव क्या होता है, भारत की अंतिम सीमा पर बसा हुआ ये क्या कहते हैं, अंतिम गांव भी इसे, भारत का अंतिम गांव भी इसे बोला जाता है। अंतिम गांव में बसा हुआ एक ये स्थान है। यहाँ से बद्रीनाथ के सीमा की बात करूँ तो 3 किलोमीटर पर ये यहाँ अंतिम जो गाँव है माणा, यहाँ से आप 3 किलोमीटर दूरी पर ही आप यह बद्रीनाथ स्थित है। यहाँ पर सरस्वती और अलकनंदा का नदियों का संगम होता है। कभी क्वेश्चन आएगा कि जो माणा है उस स्थान पर किन नदियों का संगम होता है। आपको पता होना चाहिए कि सरस्वती और अलकनंदा का इस संगम पर क्या होता है, नदियों का संगम होता है। इस स्थान को केशव प्रयाग भी कहा जाता है, ठीक है। इस स्थान को क्या कहा जाता है, केशव प्रयाग। माणा जो है इसको केशव प्रयाग से भी जाना था। यहाँ पर्यटन स्थल के लिए अगर हम कहें, व्यास गुफा है, आपको गणेश गुफा है, भीम पुल प्रमुख रूप से क्या है, पर्यटन के तौर पर महत्वपूर्ण है। और देखिए सरस्वती नदी पर जो पाषाण शिला पुल भी यहाँ पर क्या है, विश्व का अद्वितीय है। क्योंकि पाषाण काल में जो शिला पुल बना है ना, और जगह कहीं आपको देखने को, जो प्रागैतिहासिक काल की बात करें, 2000 ईसा से 1500 ईसा पूर्व की मध्य की जो समय की बात करें, तो इसी समय में यहाँ पर एक पुल भी बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, आप भी मेरे पीछे देख रहे होंगे रूपकुंड। अब रूपकुंड क्या भैया, रूपकुंड के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जो यह है, ये भी चमोली जनपद में स्थित है। अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4780 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, ये स्थित है। त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर ये क्या है, स्थित है। आपने त्रिशूल पर्वत पढ़ा तो उसकी तलहटी पर क्या है, ये स्थित है। और यहाँ 2.5 किलोमीटर की परिधि पर यहाँ पर क्या है, नरकंकाल फैले मिले थे। जब इस कुंड की खोज हुई थी ना, तो 2.5 किलोमीटर की परिधि पर यहाँ पर क्या नरकंकाल फैले हुए थे, जो अभी तक आश्चर्य बना हुआ है कि भैया यहाँ पर इतने संख्या में नरकंकाल कैसे मिले, ठीक है। ये इसे नरकंकाल कुंड भी कहा जाता है, इसे रूपकुंड भी इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं जो हेमकुंड साहिब, जो सिखों का जो सबसे प्रसिद्ध धाम के तौर पर भी इसे माना जाता है। अगर इसकी समुद्र तल की ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों, इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है 4529 मीटर ऊंचाई पर क्या है, ये धाम आपका जो हेमकुंड साहिब ये स्थित है। इस क्षेत्र की बात करूँ तो 7 भव्य बर्फ से ढके हुए पहाड़ियाँ यहाँ पर गिरी हुई 7 पहाड़ियाँ देखोगे तो ये साल भर यहाँ पर बर्फ से घिरी हुई पहाड़ियाँ देखती। हाथी पर्वत भी यहाँ पर है, ठीक है।
अब हाथी पर्वत की आपने कहा भैया हाथी पर्वत और सप्त ऋषि और पर्वतों से ये क्या है, ये घिरा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर इसकी विशेषता देखोगे तो हिम नदी जो झील जहाँ पर जल पोषित करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक स्वच्छ जल का बहुत बड़ा विशाल झील यहाँ पर बनी हुई है। इस झील को हिम गंगा के रूप में भी माना जाता है कि जो यहाँ पर इस झील के जो समीप जो गुरुद्वारा बना है स्थित है ना, माना जाता है कि सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिन के समय इस झील के तट पर क्या हुआ था, इन्होंने समाधि ली थी। अब जब जो इनके 10वें गुरु थे, ठीक है, कौन थे, गुरु गोविंद सिंह ने इस झील में अपनी क्या ली थी, समाधि ली थी। तो इसलिए ये जो आपका हिम साहिब है ना, ये इसलिए विश्व प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग क्या है, जो ये स्थल है ना, समुद्र तल से अगर हम इसकी ऊंचाई करें 914 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थल और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर ये स्थित है। और इस संगम का जो नाम है नंद राजा के नाम से इसको रखा गया है। ठीक है, जो नंद राजा थे तो उसके नाम पे ही नंद प्रयाग जो पड़ा इनके नाम से। अब कर्ण प्रयाग के बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, जो कर्ण प्रयाग है ना दोस्तों, ये ऋषिकेश और बद्रीनाथ मार्ग पर ये स्थित है। कर्ण प्रयाग जिसे अलकनंदा पिंडारी नदियों के संगम स्थल भी माना जाता है। इस स्थल से कर्ण की तपस्थली मानी जाती है। जब कर्ण ने तपस्या की थी ना, इसकी तपस्थली भी इसे माना जाता है। और इसी स्थल पर भगवान सूर्य ने कर्ण को एक कवच दिया था, जिसे कुंडल दिए थे। और यहीं पर ही चंडिका देवी का मंदिर स्थित है, नारायण का मंदिर स्थित है, काल भैरव का मंदिर स्थित है और जलेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये जो तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों के समक्ष रखी, ये क्या है, आपके चमोली जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जहां से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।